नमस्कार बच्चों, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम वापस अध्याय 14 पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने इसी अध्याय पर चर्चा की थी, जिसमें हमने कुछ विशेष जाति की मछलियों पर चर्चा की, उनकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। एक मछली होती है कलवासु मछली। कलवासु मछली ये भी खाने योग्य मछली होती है और इसका उत्पादन भी राजस्थान में किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लेवियो कलवासु। ये बच्चों वैज्ञानिक नामों को आपको याद रखना होगा, एक दो बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। लेवियो कलवासु, कलवासु मछली का वैज्ञानिक नाम है। इस कलवासु मछली की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ये मछलियाँ दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये कलवासु मछली पाई जाती है। इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काली रोहू भी कहते हैं। भाई रोहू तो हमने पढ़ रखी है, रोहू मछली। अब चूंकि इस कलवासु मछली का रंग काला होता है, इसीलिए इसे काली रोहू भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का। इसके होठ मोटे होते हैं और पीठ वाला भाग उत्तल होता है। होठ, इसके जो होठ होंगे मछली के, वो कैसे होंगे? मोटे होंगे, फूले हुए होंगे। और जो पीठ वाला भाग होता है वो कैसा होगा? उत्तल, इस प्रकार से उभरा हुआ होगा ऊपर की ओर। तो पीठ वाला भाग उत्तल होता है। नाक पर कोई भी छिद्र नहीं होता। इन मछलियों की नाक पर आपको छिद्र दिखाई नहीं देंगे। यह जल की निचली सतह से भोजन प्राप्त करती है। बच्चों ध्यान दें, जिस जलाशय में ये मछली रहती है उस जलाशय की ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त नहीं करेगी, उस जलाशय के मध्य वाले भाग से भी भोजन प्राप्त नहीं करेगी। तो कलवासु मछली भोजन कहाँ से प्राप्त करेगी? जलाशय के तल वाले भाग या निचले भाग से भोजन प्राप्त करेगी। अब तल में जो जो कुछ मिलता होगा वही इसका भोजन होगा। क्या क्या मिल सकता है तल में? कीटों के लार्वा, शैवाल, कीचड़ और रेत। कीटों के लार्वा मिलते हैं, शैवाल मिलती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसके अलावा कीचड़ मिलता है, रेत मिलती है। इन सभी को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कलवासु मछली कभी भी जलाशय की ऊपरी सतह और मध्य वाले भाग से भोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि निचले तल वाले भाग से ही भोजन ग्रहण करती है। और इस कलवासु मछली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो इसके लीवर में पाए जाने वाले तेल, जिसको हम बोलते हैं ना मछली का तेल, वो मछली के तेल पाया जाता है इस मछली या इस कलवासु मछली के लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। लगभग 5.5 ग्राम तेल मिलता है इसके लीवर में, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल में छोटे बच्चे जो 5 साल तक के होते हैं उनको विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। तो जो वो विटामिन ए की खुराक प्राप्त की जा रही है, और वैसे भी कई सारी मेडिसिन के अंदर विटामिन ए की जो कंपोनेंट मिलता है, तो वो इस प्रकार की मछलियों की लीवर से ही प्राप्त होता है वो तेल, और उसी में होता है विटामिन ए। तो काफ़ी लाभदायक है मछली। इसके बाद फिर बात करेंगे बच्चों अगली मछली की, मृगाल मछली। मृगाल मछली
सिरहिनस मृगाला, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, मृगाल मछली, और इसका वैज्ञानिक नाम है सिरहिनस मृगाला। काफ़ी फेमस मछली है ये। इसका भी हमारे राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो यह मछली दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है। दक्षिणी एशिया आमतौर पर जो हमारा भारत भी आता है वो दक्षिणी एशिया में ही आता है। तो दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है ये। यह तेज बहाव वाली नदियों में रहती है तथा लवणीय जल को भी सहन कर सकती है। जिन नदियों के अंदर पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है उनके अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात, जो खारा पानी है उसको भी सहन कर सकती है। ऐसा नहीं कि सब मीठे पानी में तो रह रही है और खारे पानी में डाल देंगे तो मर जाएगी, बल्कि ये खारे पानी को भी या लवणीय जल को भी सहन कर सकती है। यह लगभग 2 फीट लंबी और 2 किलोग्राम वजन वाली होती है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 2 फीट तक हो जाती है और वजन इसका 2 किलोग्राम तक हो जाता है। शरीर का उदर वाला निचला भाग चांदी के समान चमकीला होता है। इसका जो पेट वाला हिस्सा है जो नीचे रहता है वो चांदी के समान चमकता है, चमकीला सफ़ेद रंग का होता है। और जो इसके पंख होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं। पेट वाला हिस्सा चांदी के समान चमकीला होगा और जो इसके पंख होंगे वो नारंगी रंग के होंगे। यह मछली अन्य सभी मछलियों के साथ रह सकती है। सबसे बड़ी खूबी है इसकी, भाई आमतौर पर एक विशेष जाति की मछलियां दूसरी विशेष जाति की मछलियों के साथ नहीं रह सकती, लेकिन जो मृगाल मछली है वो अन्य जाति की मछलियों के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकती है। अगली बात करें बच्चों, महाशीर, ये भी एक मछली का प्रकार है, मछली की जाति है महाशीर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टोरटोर, टोरटोर या महाशीर। यह मछली उदर भाग से सफ़ेद और पृष्ठीय भाग से काली होती है। यानी कि जो इसका निचला हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा, वो इसका सफ़ेद होगा और पीठ वाला हिस्सा काला होगा। परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई लगभग 36 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसका जो वजन है वो लगभग 68 किलोग्राम तक पाया गया है। और सर्वभक्षी स्वभाव की है। सर्वभक्षी मतलब ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकती है। सर्वभक्षी हमने ये पहले भी शब्द पढ़ रखा है, तो इस प्रकार की ये मछली होगी। अच्छा, इसकी अन्य विशेषताओं की यदि बात करें तो यह जो मछली होती है टोरटोर मछली या महाशीर मछली, वो चट्टानी पेंदे और झरनों में पाई जाती है। जो चट्टानों का पेंदा होता है, मतलब जहाँ पर उसका वेस होता है चट्टानों का, भाई चट्टान है, पास में से कोई ना कोई झरना या नदी निकल रही होगी, तो चट्टानों का जो वेस होता है, आधार होता है, पेंदा होता है, उस जगह पर ये महाशीर मछली पाई जाती है। इसके अलावा जो झरने होते हैं उनमें भी ये पाई जा सकती है या बहुतायत में मिलती है। यह वर्षा ऋतु में जल बहाव के विपरीत कई किलोमीटर तक चली जाती है। जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय बारिश जब गिर रही होती है तो नदी का या झरने का जो जल होता है, जो भी इसकी दिशा है, उस दिशा के विपरीत दिशा में ये कई किलोमीटर तक गति कर सकती है या कर जाती है। अंडे देने के लिए प्रदूषण मुक्त जल में चली जाती है। तो चाहे ये किसी भी जल में रह रही हो, अशुद्ध जल में रह रही हो, गंदे पानी में रह रही हो, लेकिन जिस समय ये महाशीर मछली को अंडे देने होते हैं
उस समय ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, मतलब एकदम साफ स्वच्छ जल में चली जाती है, वहीं जाकर के अंडे देती है। कभी भी अशुद्ध जल में या गंदे पानी में अंडे नहीं देती। तो ये भी इसकी एक विशेषता, बहुत अच्छी विशेषता हुई। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा महाशीर मछली अंडे देने के समय प्रदूषण मुक्त जल यानी कि स्वच्छ जल में चली जाती है। बारिश की ऋतु में बहाव जो होता है पानी का, उसके विपरीत दिशा में गति करती है, कई किलोमीटर तक गति करती है। अगस्त और सितंबर के महीने में जल के बहाव की दिशा में गति करती है। अगस्त और सितंबर का महीना जो होता है उसमें क्या करेगी, ये जल के बहाव की दिशा में गति करती है। बारिश के मौसम में जल के बहाव की विपरीत दिशा में गति करती है। वन विभाग उदयपुर, ये बच्चों ध्यान रखना, ये हैचरी का भी काम करता है। ये हैचरी या इसको हिंदी में बोलते हैं बीज खेत। तो हैचरी या बीज खेत क्या है, ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मछलियों के अंडों से उनके शिशु या हम कह सकते हैं छोटी मछलियां प्राप्त की जाती हैं। उन स्थानों को बोलते हैं हैचरी या बीज खेत। तो वन विभाग उदयपुर में सबसे पहले दिसंबर 2016 में इनके अंडों से इनके शिशु प्राप्त किए गए थे। तो ये जो प्रजनन का कार्य है वो महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पर आता है हिमाचल प्रदेश, और नंबर 3 पर फिर कौन आ गया, राजस्थान, उदयपुर, जहां पर इससे इसके अंडों से जो है शिशु प्राप्त किए गए। इस मछली का बहुतायत में लोग उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको संरक्षण की आवश्यकता है। भविष्य में इसको भी संरक्षण दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी महाशिरा, महाशीर या टोरटोर मछली। ये 5 प्रकार की या 5 जातियों की जो मछलियां हैं उनका हमने इस अध्याय में देखा है, और इनमें से ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है मछलियों के बारे में। तो इन 5 प्रकार की या 5 जातियों की जो मछलियां हैं उनकी विशेषताओं को विशेष रूप से याद रखें। आप 2-3 बार पढ़ के देखेंगे, आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से याद हो सकता है। चित्रों के बारे में बता दिया आपको मैंने। चित्र आप किसी भी एक का याद रखें और उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन जो होता है वो उनकी विशेषताओं के आधार पर करते चलें, कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसके बाद फिर अगली बात आती है बच्चों, मछली पालन की विधियां। मछली पालन की विधियां। और मछली पालन की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार की हो सकती है, या 2 आधार है मछली पालन की विधियों के लिए। पहला तो है मछलियों की सघनता के आधार पर। मछलियों की सघनता के आधार पर। और दूसरा है मछलियों की जातियों के आधार पर।
मछलियों की जातियों के आधार पर। तो ये दो आधार हैं जिनके आधार पर हम मछली पालन के प्रकार पढ़ते हैं। आज हमको केवल ये मछलियों की सघनता के आधार पर इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो इस आधार पर 3 प्रकार का मत्स्य पालन हो सकता है। एक तो है विरल मत्स्य पालन। दूसरा इसमें जो प्रकार आता है वो होता है अर्ध सघन। अर्ध सघन मत्स्य पालन। और तीसरा जो आता है वो होता है सघन मत्स्य पालन। मछलियों की सघनता के आधार पर ये 3 प्रकार के मत्स्य पालन किए जाते हैं। विरल मत्स्य पालन, अर्ध सघन मत्स्य पालन और तीसरा है सघन मत्स्य पालन। अब इन एक एक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, विरल मत्स्य पालन, इसमें आप के दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, मत्स्य पालन तो है लेकिन किस प्रकार का? विरल। विरल का मतलब जिसमें जीव दूर दूर रहते हों। अब दूर दूर होंगे तो इसका मतलब संख्या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? संख्या कम रहेगी। तो इस प्रकार का जो मत्स्य पालन होता है इसमें मछलियों का उत्पादन तो कम होता है, पक्की बात है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विरल मत्स्य पालन। आमतौर पर इसमें करते क्या है, जंतु प्लवक और पादप प्लवक जो कि मछलियों का भोजन होता है, जंतु प्लवक और पादप प्लवकों को बिना किसी खाद या बिना किसी उर्वरक के तालाब या जलाशय में डाल दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। केवल जंतु प्लवक और पादप प्लवकों को बिना किसी खाद या उर्वरक के जलाशयों में मछलियों के खाने के लिए डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, एक सामान्य खाद्य श्रृंखला बन जाती है उस जलाशय के अंदर। एक सामान्य खाद्य श्रृंखला जब उस जलाशय में बन जाएगी तो मछलियां उनका सेवन करेंगी और सेवन करने के पश्चात जनन की क्रिया होगी, आपस में लैंगिक जनन करेंगी। और बिक्री योग्य मछलियों का उत्पादन हो जाएगा। इसमें जो उत्पादन होता है वो लगभग 150 से 750 मछलियां प्रति हेक्टेयर, 150 से 750 मछलियां प्रति हेक्टेयर तक उत्पादित की जाती है। और इस प्रकार के मछली उत्पादन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मछलियों का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन आर्थिक का मतलब जिसमें ज़्यादा धन खर्च नहीं हो रहा। इस प्रकार के मत्स्य उत्पादन में अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं होती, कम खर्च में ही मछलियों का उत्पादन हो रहा है। हालांकि उत्पादन कम होता है लेकिन आर्थिक रूप से सही है वो, क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है। दूसरा होता है बच्चों अर्ध सघन। अर्ध सघन मत्स्य पालन, ध्यान देना, सघन का मतलब होता है जिसमें जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा हो, वो पास पास हो। विरल का मतलब होता है जीव जंतुओं की संख्या कम होना, लेकिन अर्ध सघन का मतलब ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, मीडियम हो, तो वो कहलाएगा अर्ध सघन। इसमें क्या होगा भैया, इस प्रकार के मत्स्य पालन में नदियों और तालाबों में मछलियों को जो जंतु प्लवक और पादप प्लवक डाले गए हैं उनके साथ साथ कुछ और भी पोषक पदार्थ डाले जाते हैं। तो उससे क्या होगा,
मछलियों का और विकास होगा, उनमें जनन की संख्या या जनन की मात्रा और बढ़ेगी और उनके उत्पादन की दर भी बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है, अनाज और सब्जियां भी एक्स्ट्रा में बोई जाती है, उनका भी उत्पादन एक्स्ट्रा में हो जाता है। और अर्ध सघन मत्स्य पालन में लगभग 750 से 3000 तक मछलियां उत्पादित होती हैं। कितनी? 750 से 3000 मछलियां प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो इस विरल वाले से तो ज्यादा ही, विरल में तो 150 से 750 मछलियां हो रही थी। अर्ध सघन में क्या हो रहा है, 750 से 3000 तक मछलियों का उत्पादन हो जाता है। इसके बाद फिर हम तीसरी बात करेंगे, सघन मत्स्य पालन। सघन मत्स्य पालन में क्या होगा, इस प्रकार के मछली पालन में मछलियों की संख्या सीधी सी बात है बेटा ज्यादा होगी। मछलियों को आवश्यकता अनुसार भोजन और वातावरण दिया जाता है। जो मछलियों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसी के अनुसार उन्हें वातावरण प्रदान किया जाता है तथा समय समय पर गंदगी को साफ करते हैं। भाई जिस जलाशय में मछलियों का पालन हो रहा है उस जलाशय की जो गंदगी है उसको भी समय समय पर साफ किया जाता है, और इसी वजह से क्या होगा कि उस क्षेत्र विशेष में मछलियों की पैदावार भी ज्यादा होती है। वियतनाम नाम का एक देश है, वहां पर पेंगेसियस कैट मछली की खेती और सघन खेती द्वारा होती है। वहां पर पेंगेसियस नाम की कैट मछली होती है, और इस कैट मछली की जो खेती होती है वो सघन मत्स्य पालन विधि द्वारा ही होती है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में जो मछलियों का घनत्व होता है वो कितना होता है, 40 से 60 मछलियां प्रति वर्ग मीटर। अब आप कहोगे सर ये सघन बोल रहे हो लेकिन मछलियों का उत्पादन तो बहुत कम हो रहा है, 40 से 60 ही हो रहा है। इससे अच्छा तो हमारा विरल ही था, विरल में 150 से 750 हो रही थी। लेकिन बेटा ध्यान दो, यहाँ पर 150 से 750 जो मछलियाँ हो रही हैं वो कितने क्षेत्र में हो रही है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही हैं। यहाँ पर देखिए अर्ध सघन में 750 से जो 300 मछलियाँ हो रही हैं, 3000 मछलियाँ हो रही हैं, वो कितने क्षेत्र में हो रही हैं, वो भी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर 40 से लेकर 60 तक जो मछलियाँ हो रही हैं वो कितने क्षेत्र में हो रही हैं, वो 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रही है, जो कि इस हेक्टेयर की तुलना में तो बहुत कम होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्या होगी, सघनता ज़्यादा होगी। तो ये 3 जो प्रकार हैं मत्स्य पालन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनको विशेष रूप से दिमाग में फिट कर लीजिए। विरल मत्स्य पालन में मछलियों का उत्पादन कम होगा, 150 से 750 मछलियाँ, इसमें करना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। केवल मत्स्य पालन के लिए जंतु प्लवक और पादप प्लवकों को बिना किसी खाद और उर्वरक के जलाशयों में डाल दिया जाता है। मछलियाँ उनका उपयोग करती है, जनन करती है और अंडे उत्पन्न करती है। अर्ध सघन में क्या हो रहा है बेटा, अर्ध सघन में जंतु प्लवक और पादप प्लवकों के साथ साथ अन्य कुछ पोषक पदार्थ भी या अन्य कुछ खाद्य पदार्थ भी डाले जाते हैं। जबकि सघन मत्स्य पालन में क्या होता है
कि जो जंतु प्लवक पादप प्लवक है उनके साथ पोषक पदार्थ भी उचित मात्रा में डाल रहे हैं, जो मछलियों के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही वातावरण उपलब्ध करवा रहे हैं, उन मछलियों के अनुसार ही उन्हें पोषक पदार्थ उपलब्ध करवा रहे हैं, और समय समय पर जो उस जलाशय के अंदर गंदगी है उनको भी हटा रहे हैं। तो कुल मिला के सघन मत्स्य पालन केवल कब होगा, जब भरपूर रूप से या उचित रूप से मछलियों के सभी जो उनके अनुकूलन है उनका ध्यान रखा जाता है, तो उस अवस्था में सघन मत्स्य पालन होगा। एक कम एरिया में अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन होता है। संख्याओं को आपको ध्यान रखना है। विरल मत्स्य पालन में कितना उत्पादन होता है मछलियों का, 150 से 750 मछलियां प्रति हेक्टेयर के दर से उत्पन्न होती हैं। 150 से 750 मछलियां प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पन्न होंगी। अर्ध सघन में क्या होगा, 750 से लेकर के 3000 मछलियां प्रति हेक्टेयर के दर से उत्पन्न होंगी। और सघन मत्स्य पालन में मछलियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होगा, कितना होगा, 40 से लेकर के 60 मछलियां प्रति वर्ग मीटर में। तो ऊपर के जो विरल मत्स्य पालन और अर्ध सघन मत्स्य पालन है उनमें तो होगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और सघन मत्स्य पालन में आप किस हिसाब से बताएंगे, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बताएंगे। प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मछलियों का उत्पादन हो रहा है, 40 से लेकर के 60 मछलियां। तो इस प्रकार से मछलियों की सघनता के आधार पर आप लोगों ने ये जो वर्गीकरण है इसका वो देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा। फिर कह रहा हूँ आपसे कि कृषि विज्ञान या कृषि जीव विज्ञान के अंदर जो ये चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे चैप्टर बहुत कठिन नहीं है। आप लोगों को हो सकता है लगता होगा, पहली बार जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगता होगा कुछ जटिलताएं, लेकिन इनको एक दो बार जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको सुनना है। आपको बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख करके इन चीज़ों को ध्यान में करें तो आपको काफ़ी सरल लगेंगी चीज़ें। और एक दो बार ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये चीज़ें ऐसे कैसे याद हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत टफ नहीं है, सरल, आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद फिर आपकी आती है मछलियों की जातियों के आधार पर जो मत्स्य पालन होता है। भाई आपको मैंने दो प्रकार से बताया था, एक तो सघनता के आधार पर, मछलियों की सघनता के आधार पर, और दूसरा मैंने बताया था मछलियों की जातियों के आधार पर मत्स्य पालन भी होता है। तो मछलियों की सघनता के आधार पर तो आपने 3 प्रकार पढ़ लिए। इसके बाद मछलियों की जातियों के आधार पर भी हमको मत्स्य पालन पढ़ने हैं। मछलियों की जातियों के आधार पर मत्स्य पालन भी 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है इसमें मिश्रित पालन। दूसरा होता है एकल पालन। और तीसरा होता है इसमें एकल लिंग पालन। पहला है मिश्रित पालन, दूसरा है एकल पालन और तीसरा है एकल लिंग पालन। ये जो है मछलियों की जातियों के आधार पर इस प्रकार से हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है मिश्रित पालन, उसकी अगर हम चर्चा करें
नाम से पता लग रहा है आपको मिश्रित पालन क्या है। तो इसे मिश्रित मछली खेती भी कहते हैं। इसमें मछलियों के एक संघ, संघ का मतलब जिसमें अनेक जातियों की मछलियां आपस में एक साथ रखी जाती हैं, वो संघ कहलाएगा। तो संघों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें तालाब में सभी कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से बिना नुकसान पहुंचाए ज़्यादा मछलियों को प्रदान किया जाता है। भाई जो भी कुछ आप कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, जो भी कुछ आप तालाब में या जलाशय में डाल रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही प्रकार के पदार्थों को डालोगे, आप अनेक प्रकार के पदार्थ डालोगे तो जिस जाति की मछलियों को जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होगी वो उसे ग्रहण कर लेगी और इस प्रकार से ये मछलियाँ अपना अपना भोजन अपने अनुरूप या अपनी जाति के अनुरूप ग्रहण कर लेती है। तो वहाँ पर उन कार्बनिक पदार्थों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। दूसरा है बेटा एकल पालन। एकल पालन में क्या होगा, केवल एक ही प्रकार की जाति की मछलियों को रखा जाएगा इस क्षेत्र विशेष में। तो इसमें एक ही जाति की मछलियों का पालन होता है और मांग के अनुसार एक ही उच्च गुणों वाली और उच्च उत्पादन की मछलियों को प्राप्त करते हैं, जैसे कि कैट मछली, झींगा मछली इत्यादि का उत्पादन मीठे और खारे पानी में इसी प्रकार की खेती द्वारा करते हैं। कैट मछली और झींगा मछली का उत्पादन एकल पालन के द्वारा ही किया जाता है। इस एकल पालन के द्वारा ही कैट मछली और झींगा मछली, ये जो जाति विशेष की मछलियां हैं, इनका उत्पादन करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कि साहब एक बार में आपने जो है कैट मछली और झींगा मछली दोनों को एक साथ पालन कर लेना, या तो आप कैट मछलियों का पालन करोगे या फिर आप झींगा मछलियों का पालन करोगे, तो ये कहलाएगा एकल उत्पादन या एकल पालन। तीसरा है एकल लिंग पालन। धन्यवाद, इसको अगली कक्षा में देखेंगे।